हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक विलो। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ये चैप्टर की हमारी 3rd वीडियो होने वाली है। इससे पहले की 2 वीडियोस यानी कि 2 पार्ट हम प्रीवियस वीडियोज में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया था। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो अमेरिका नई महाशक्ति के रूप में उभरा था। आप जानते हैं कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद अमेरिका एक अकेली महाशक्ति बचा था, एक अकेली महाशक्ति था पूरे विश्व में। तो अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति की शक्तियों को सीमित करने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए था। तो उसी लिए सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों का उदय हुआ था ताकि अमेरिका की शक्ति को सीमित किया जा सके। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा सत्ता का वैकल्पिक केंद्र था वो था यूरोपीय संघ। जी हाँ, यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई थी, कब हुई थी, उसके क्या क्या उद्देश्य थे और यूरोपीय संघ की क्या क्या कमियां थी, यह सब हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा था वो था आसियान। आसियान के बारे में भी हम पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं कि आसियान की स्थापना, आसियान का उद्देश्य, आसियान के जो उद्देश्य थे, आसियान में कौन कौन से देश शामिल हैं, आसियान की स्थापना क्यों की गई थी, हर चीज़ को हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ चुके हैं। आसियान के झंडे के बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज इस 3rd पार्ट में हम पढ़ेंगे चीन के बारे में, क्योंकि चीन आप जानते हैं चीन के बारे में। आज चीन भी एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। चीन कितना ताकतवर देश हो गया है। तो चीन की भी तो कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी। तो जब सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों का उदय हुआ था तब ही चीन ने भी अपने आप को एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। तो आज हम चीन के बारे में ही पढ़ेंगे कि चीन ने किस तरह से एक शक्ति के रूप में बनने के लिए कदम उठाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले जो है माओ के नेतृत्व में चीन का विकास। अब यह माओ कौन था? माओ था चीन का राष्ट्रपति। तो जो माओ था उसके नेतृत्व में चीन का विकास किस किस प्रकार से हुआ था, अब हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे। 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। 1949 में चीन में एक क्रांति हुई थी जिसके द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे साम्यवादी शासन क्या है। तो हम फर्स्ट चैप्टर की वीडियोज में साम्यवाद के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि साम्यवाद और समाजवाद में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक समान है। तो साम्यवाद की स्थापना हुई थी कब? 1949 की क्रांति के बाद। और शुरू में यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। जब स्टार्टिंग में चीन का विकास हुआ था, चीन एक शक्ति के रूप में उभर रहा था, तो सबसे पहला कदम जो था वह साम्यवादी अर्थव्यवस्था को ही अपनाना था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में समाज में सभी लोग समान हो, सभी के पास बराबर पैसा हो, किसी के पास भी कम बढ़ती ना हो, कोई अमीर गरीब ना हो। तो यही होती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन इसके कारण चीन को निम्नलिखित समस्याओं का सामना पड़ा था। जब चीन ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था तो उसके कारण चीन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं थी जिनका चीन को सामना करना पड़ा था। तो सबसे पहली जो समस्या थी वो थी चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या है? आप जानते हैं आजकल हर जगह, हर क्षेत्र में, हर देश में चीन का माल उपलब्ध है। जी हाँ, चीन के उद्योग इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हर देश में हम चीन का सामान देख सकते हैं। आज भी आप जानते हैं कि भारत में चीन की वस्तुओं का बाइकआउट किया जा रहा था। किस कारण से? चीन का सामान इतना ज़्यादा हो गया था। और आप जानते हैं कि भारत और चीन में सीमा विवाद हो गया था। इसी के कारण भारत चीन के सामान का बाइकआउट कर रही थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी कि चीन ने अपने उद्योग कब बढ़ाए थे? ये बढ़ाए थे जब चीन में क्रांति हुई थी 1949 में। उसके बाद चीन ने अपना विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का निर्णय लिया था कि हम अपने उद्योगों को, अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी फैक्ट्रियों को इतना ज़्यादा बढ़ाएंगे, अपने उत्पादन को इतना ज़्यादा बढ़ाएंगे कि वो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसका इस्तेमाल होगा। और ऐसा ही हुआ। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में आज चीन के सामान मिल जाता है, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं होता, वो सस्ते दामों पे हमें चीन का सामान बहुत आसानी से मिल जाता है। पर इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी चीन को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। वो समस्या क्या थी? इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया था।
ये जो चीन ने उद्देश्य रखा था विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का, तो चीन ने अपने सारे संसाधनों को उद्योगों में लगा दिया था। जी आप सारे संसाधनों को उद्योग में लगाने का मतलब है कि देश में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होना, सारे संसाधनों की कमी हो गई थी चीन में बहुत ज़्यादा, इसीलिए भी चीन को ये संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा था। अब हम दूसरी समस्या जान लेते हैं कि दूसरी समस्या क्या थी। चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया। आप जानते हैं कि आम नागरिक को, आम जनता को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्या है वो? रोजगार। जी हाँ, रोजगार के बिना कोई जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम खाएंगे कहाँ से, रहेंगे कहाँ से, पहनेंगे कहाँ से? तो इसीलिए रोजगार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ चीन ने इतना ज़्यादा दिया नागरिकों को कि विकसित देश भी इसमें पीछे रहेगा। जी हाँ, चीन ने इतने ज़्यादा अपनी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाया कि विकसित देश भी चीन से पिछड़ गए। पर इससे भी चीन को एक समस्या का सामना करना पड़ा था। समस्या थी कि चीन की बढ़ती जनसंख्या। जब सभी नागरिकों के लिए चीन ने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया चीन की जनसंख्या भी बढ़ती गई, जिससे सुविधाएं कम होती गई और लोग ज़्यादा होते चले गए। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था चीन को कि बढ़ती जनसंख्या। आप जानते हैं कि भारत में भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या और भारत से ज़्यादा चीन में जनसंख्या है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन में जनसंख्या के कारण कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हुई होगी। और जो थर्ड समस्या थी वो थी कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहाँ के उद्योग ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। अब चीन की कृषि जो थी, खेती जो थी, वो परंपरागत तरीके से थी। परंपरागत क्या होती है? परंपरा चली आ रही है कि हमारे दादा ऐसे करते थे, दादा का बेटा, फिर बेटे का बेटा, ऐसी इसी तरह से परंपरागत चीज़ें होती जा रही थी। तो परंपरागत तरीके से ही कृषि की जाती थी, जिसके कारण उद्योगों को सही से संसाधनों की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो यह भी एक चीन को समस्या का सामना करना पड़ा था। तो अब हम जान चुके हैं कि समाजवाद की जब स्थापना की गई थी चीन में, तो किन किन समस्याओं का सामना किया गया था और कौन सी क्रांति हुई थी? 1949 की क्रांति हुई थी। तो यह चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं चीन में सुधारों की पहल। अब ये क्या है चीन में सुधारों की पहल? चीन में कुछ सुधार किए गए थे, कुछ ऐसे सुधार जिससे चीन एक शक्ति के रूप में उभर सके, चीन एक विकसित देश बन सके। तो इसीलिए चीन में कुछ सुधार किए गए थे। तब हम उन सुधारों के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्या सुधार थे वे। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। आप जानते हैं कि चीन अकेला ऐसा देश था जिसमें कोई और देश शामिल नहीं था, जिसके उद्योग में, जिसकी आर्थिक व्यवस्था में कोई दूसरे देश की भागीदारी नहीं थी। पर 1972 में चीन ने अमेरिका से संबंध स्थापित किए, जिसके बाद चीन का राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास खत्म हो गया। अमेरिका ने फिर चीन की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी देना शुरू कर दिया था, क्योंकि चीन ने अमेरिका से संबंध स्थापित कर लिए थे। तो ये कब एकांतवास खत्म किया था चीन ने? 1972 में। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जो हमारा फिर सेकंड जो था सुधार 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। अब 1973 में चीन के राष्ट्रपति कौन बने? प्रधानमंत्री। चीन के प्रधानमंत्री कौन बने? चाउ एन लाई। अब चाउ एन लाई, आपको नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, हंसी भी आई होगी, पर चीन के प्रधानमंत्री का नाम है ये। आप इसे याद कर सकते हैं। मैं आपको एक बताती हूँ तरीका कि आप कैसे इसे याद रख सकते हैं। आप चाउमीन तो खाते ही होंगे, तो चाउमीन लाई, तो उसी तरह से चाउ एन लाई आप याद कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो चाउ एन लाई ने 1973 में क्या क्या किया था? उन्होंने कृषि, उद्योग और सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे थे। जी हाँ, 4 प्रस्ताव रखे थे चाउ एन लाई ने। किन किन क्षेत्रों के लिए? कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 4 प्रस्ताव रखे थे 1973 में। अब उसके बाद 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी। अब उसके हमने 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। फिर 1978 में कौन बने प्रधानमंत्री?
डेंग शियाओपेंग। तो डेंग शियाओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब आर्थिक सुधार क्या थे? आप जानते हैं कि आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड ये सुधार होंगे, तो आर्थिक सुधार किए थे और खुले द्वार की नीति। खुले द्वार का क्या मतलब है? द्वार किससे कहते हैं? दरवाजे को। और खुले दरवाजे की नीति की घोषणा की थी, मतलब कि चीन के दरवाजे खुले हैं किसी भी देश के लिए, वो अपने देश का कोई भी उद्योग चीन में कर सकता है। तो यही थी खुले द्वार की नीति, जो कि डेंग शियाओपेंग ने 1978 में घोषणा की थी जिसकी। अब हम आगे देख लेते हैं। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया था। अब खेती का निजीकरण क्या था? आप जानते हैं चीन में समाजवाद था। इसका मतलब सभी लोग समान होंगे, सभी के पास समान संपत्ति होगी, सभी के पास समान पैसे होंगे। पर 1982 में क्या हुआ? खेती का निजीकरण कर दिया गया, मतलब खेती को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया कि आप अपनी अलग से खेती कर सकते हो। खेती के कारण उद्योगों की कमी पड़ रही थी। खेती परंपरागत तरीके पर आधारित थी, जिसके कारण उद्योगों में संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी हो रही थी। तो इसी कारण खेती का निजीकरण कर दिया गया था 1982 में। अब उसके बाद 1988 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। अब 1982 में खेती का निजीकरण किया गया था, 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपना उद्योग कर सकता है। उद्योगों को भी निजी हाथों में यानी कि प्राइवेट घोषित कर दिया गया था। उसके बाद इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए। जी हाँ, 1982 में ही विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए, जिसे हम सेज के नाम से भी जानते हैं। अब क्या है ये SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन? तो आपको मैं डिटेल से बताती हूँ कि सेज क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेज का प्रयोग आमतौर पर आधुनिक आर्थिक क्षेत्र के रूप में किया जाता है। आधुनिक आर्थिक क्षेत्र मतलब आज जो है हमारा आधुनिक मतलब कि आज आर्थिक क्षेत्र के रूप में कि एक नया आर्थिक क्षेत्र के रूप में किया जाता है। इन क्षेत्रों में व्यापार के कानून या नियम देश के बाकी भागों से अलग होते हैं। जिन हिस्सों को सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया जाता है, वहाँ के कानून, वहाँ के नियम बाकी देश के बाकी राज्यों से, बाकी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग होते हैं। वहाँ पे नए नियम होते हैं, नए कानून होते हैं, सारे उद्योगों को लेकर, सारे कार्यों को लेकर। तो उसी स्थान को सेज कहा जाता है जहाँ पे नियम कानून सबसे अलग होते हैं। तो इसी तरह से 1982 में उद्योगों के निजीकरण के साथ सेज भी स्थापित किए गए थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी स्थापित किए गए थे जहाँ पे नए नियम कानून थे अपने उद्योग करने के, उद्योगों को बढ़ावा देने के, नए कार्य करने के। तो अब हम ये जान चुके हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। अब विश्व व्यापार संगठन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ पे पूरे विश्व का व्यापार होता है। सारे जितने भी विश्व में देश हैं सभी वहाँ पर व्यापार करते हैं। तो 2001 में चीन भी विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया था। और उसके बाद इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने कदम और बढ़ाया था। जी हाँ, इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने मतलब कि चीन में दूसरे देश भी आकर अपना उद्योग कर सकते थे, अपना कारोबार कर सकते थे। और ये चीन का पहला कदम था जब चीन ने दूसरे देशों को अपनी अर्थव्यवस्था खोलने का पहला कदम उठाया था। आप जानते हैं कि चीन ने अपना एकांतवास कब खत्म किया था? चीन ने अपना एकांतवास 1972 में खत्म किया था। किस तरह से? उसने अमेरिका से संबंध स्थापित किए थे। और चीन ने अपना एकांतवास कब खत्म किया? जो अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले थे दूसरे देशों के लिए, कब खोले थे? 2001 में। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा चीन में सुधारों की पहल और माओ के नेतृत्व में चीन का विकास की किस तरह से चीन का विकास हुआ था और चीन का विकास करने में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो आप ये सब लिख भी सकते हैं, याद कर सकते हैं, इनके नोट्स बना सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू। अब हमने चीन का सुधार पढ़े कि चीन में क्या क्या सुधार किए गए थे। तो ये तो हमने सकारात्मक पहलू पढ़े कि क्या क्या हुआ था चीन के सुधारों में, चीन का जो विकास था उसमें क्या क्या कार्य किए गए थे। अब इन कार्यों से क्या क्या नकारात्मक पहलू सामने आए, मतलब कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं हुई थी। अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। वहाँ आर्थिक विकास का लाभ
समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। जो आर्थिक विकास हुआ था चीन में, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, चीन में आर्थिक विकास के लिए सारे संसाधनों को उद्योगों में लगा दिया गया था, तो इसके कारण संसाधनों की कमी पड़ गई थी, जिसके कारण जो आम जनता थी, कुछ ऐसे लोग थे जिनको उद्योगों का बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें और भुखमरी अकाल इन सब का सामना करना पड़ा था। तो इसी सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू यही है कि वहाँ आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ था। जो निजीकरण किया गया था वो भी जो बड़े बड़े लोग थे उन्हीं के हाथों में चला गया था। उद्योगों का निजीकरण हुआ था वो भी बड़े बड़े लोगों के हाथों में चला गया था। जो आम जनता थी, जो नॉर्मल लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे या उनसे भी नीचे लोग थे, उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ था इन सब चीज़ों का। और उसके बाद पूंजीवादी तरीके को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ी। आप जानते हैं अब चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा। अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जो जो कदम उठाए उसके कारण बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उद्योगों को निजी हाथों में दे दिया गया, मतलब कि जो लोग उसमें कार्य करते थे उन्हें काम से हटा दिया गया। जब कृषि को निजी हाथों में दिया गया तो जो लोग किसान थे, जो खेती बाड़ी किया करते थे अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, उनका रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो इसीलिए चीन में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात संतोषजनक नहीं हैं। चीन में जो महिलाएं हैं और उनका रोजगार करने के, उनके काम करने के हालात अच्छे नहीं हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू था। उसके बाद गांव व शहर के तटीय एवं मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ा। जो लोग शहर में रहते थे और जो लोग गांव में रहते थे उनकी आय में, यानी कि उनकी इनकम में बहुत ज़्यादा अंतर पैदा हो गया था। मतलब कि जो लोग शहर में रहते थे उनकी आय तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जो लोग गाँव में रहते थे उनकी आय बहुत ज़्यादा घट गई थी, क्योंकि जो शहर में लोग थे उन्होंने उद्योगों को अपनाया था, जो गाँव में लोग थे उन्होंने क्या अपनाया था, खेती को अपनाया था, जिसके कारण आय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। और उसके बाद विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचाई। जब विकास इतनी तेज़ी से हुआ तो उद्योग इतनी तेज़ी से बढ़े तो उसके कारण पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि पहुंची। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया था, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यह भी एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू था चीन के सुधारों का। उसके बाद चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा। भ्रष्टाचार क्या होता है? ये रिश्वत लेना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, यही सब। तो चीन में जब प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, प्रशासन में जो सरकार होती है उसमें सामाजिक जीवन, जो लोग समाज में ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण आम जनता का शोषण होने लगा था। तो यही सब नकारात्मक पहलू हुए थे चीन के सुधारों के। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे यह सब। तो हम आगे देखेंगे कि चीन और भारत के संबंध। जी हाँ, हमने जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा, हमने अमेरिका का चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, अमेरिका और भारत के संबंध। सोवियत संघ वाला चैप्टर था, उसमें सोवियत संघ और भारत के संबंध पढ़े। तब हम भारत और चीन के संबंध पढ़ेंगे।